हेलो गाइस। पिछले 2 दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए सॉरी गाइस। पर अब हम पहले की तरह वीडियो लेकर आएंगे। चलिए हम आज अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन वॉर्म होल से बाहर आ गया था। वॉर्म होल से बाहर आकर जियन स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। वो सिटी के अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो लिटिल फेरी डॉक्टर के वांटेड वाले पैम्पलेट बांट रहा था। जियन उसके पास जाता है और उसे घूरने लगता है, जिसके बाद जियन सोने के सिक्कों से भरी एक थैली उसकी तरफ उछाल देता है। अब आगे वो लड़का जल्दी से उस थैली को पकड़ लेता है और जियन से कहता है, सर बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। आप जो भी पूछेंगे मैं उसका सही सही जवाब आपको दे दूंगा। ये सुनकर जियन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो पूछता है, मैंने सुना है आज से कुछ दिनों पहले आइस रिवर वैली के लोग और इस पॉइजन लेडी के बीच एक फाइट हुई थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो उस फाइट में आखिर क्या हुआ था? इस पर वो लड़का जल्दी से कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आज से 15 दिनों पहले पॉइजन लेडी और आइस रिवर वैली के दो एल्डर एल्डर बिंगयू और एल्डर फू के बीच एक खतरनाक फाइट हुई थी। एल्डर बिंगयू और एल्डर फू दोनों ही आइस रिवर वैली के पावरफुल एल्डर्स हैं और दोनों ही अभी के लिए डाउजोंग लेवल के 6 के वॉरियर हैं। ये सुनकर जियन की भौहें तन जाती हैं। वो जल्दी से पूछता है, फिर उसके आखिर में क्या हुआ? तो लड़का उसे शांत करते हुए कहता है, आप शांत हो जाइए, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। उस फाइट में पॉइजन लेडी पर सिर्फ एल्डर बिंगफू और एल्डर यू ने ही हमला नहीं किया था, बल्कि उनके साथ बर्निंग फ्लेम वैली के कई सारे एल्डर्स और कई सारे एक्सपर्ट्स थे। उन सभी ने मिलकर एक साथ पॉइजन लेडी पर हमला किया था। उनके बीच एक घमासान फाइट हुई। मैंने सुना है उस फाइट में पॉइजन लेडी बचकर भागने में कामयाब रही, लेकिन जब वो बचकर भाग रही थी तब एल्डर बिंगफू और एल्डर यू इन दोनों ने अपनी पावर मिलाकर उस पर हेवन आई मिस्टीरियस पाम से हमला कर दिया था। हेवन आई मिस्टीरियस पाम एल्डर बिंगफू और एल्डर बिंग यू का सबसे पावरफुल हमला है, और अगर वो दोनों एक साथ मिल जाएं तो उन दोनों का ये हमला एक 8 स्टार डाउजोंग को भी मार सकता है। लेकिन शायद वो पॉइजन लेडी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी, या फिर शायद उसकी पॉइजन बॉडी ने उसे बचा लिया। वो हमला लगने के बाद भी पॉइजन लेडी मरी नहीं, बस बुरी तरह से घायल हो गई और अपनी घायल हालत में ही वो वहां से भाग गई। पॉइजन लेडी एल्डर बिंगफू और एल्डर यू से बचने में तो कामयाब रही है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल है और अभी के लिए पूरी की पूरी बर्निंग फ्लेम वैली मिलकर उसे ढूंढ रही है। ऐसे में ज़्यादा दिनों तक वो बच नहीं पाएगी। एल्डर बिंगफू और एल्डर यू उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। ये सुनकर जियन की आंखें किलिंग ऑरा से भर जाती हैं। वो गुस्से में पूछता है, आखिर अभी के लिए पॉइजन लेडी कहाँ पर है? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो वो लड़का जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। वो पॉइजन लेडी अभी के लिए फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के किसी माउंटेन पर है। पर ये पता चलते ही आइस रिवर वैली के लोगों ने माउंटेन रेंज को चारों तरफ से घेर लिया था। अभी के लिए आधे आइस रिवर वैली के लोग माउंटेन के चारों तरफ घूमकर पहरा दे रहे हैं और आधे लोग माउंटेन के अंदर घुसकर पॉइजन लेडी की तलाश कर रहे हैं। पर शायद पॉइजन लेडी अपने किसी खास टेक्निक से छिप गई है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से ढूंढने के बावजूद आइस रिवर वैली को अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। ये सुनकर जियन राहत की सांस लेता है और लड़के से पूछता है, क्या सिर्फ आइस रिवर वैली ही वो फैक्शन है जो पॉइजन लेडी के पीछे पड़ा है, या आइस रिवर वैली के अलावा भी कोई और फैक्शन उसके पीछे पड़े हैं? इस पर लड़का उसे बताता है, जब पॉइजन लेडी की न्यूज़ पूरे सेंट्रल प्लान में फैली थी तब ज़्यादातर क्लैंस मिलकर उसे ढूंढना चाहते थे और उसे अपनी तरफ शामिल करना चाहते थे, और अगर वो शामिल होने से मना कर दे तो उसे मारना चाहते थे। लेकिन जब उन सभी फैक्शन को एल्डर बिंगफू, एल्डर बिंगयू और पॉइजन लेडी के बीच की फाइट का पता चला तो वो लोग पॉइजन लेडी से काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने पॉइजन लेडी को ढूंढना बंद कर दिया। इसलिए हाल फिलहाल के लिए अभी तो आइस रिवर वैली ही वो फैक्शन है जो अकेला पॉइजन लेडी को ढूंढ रहा है।
उसके अलावा बाकी की फैक्शन तो अभी छुपकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें डर है पॉइजन लेडी आकर उनसे बदला लेगी। जियन मन ही मन कहता है, आइस रिवर वैली, तुम्हारे बुरे दिन अब बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। जिसके बाद जियन वहां रखी पैम्पलेट को देखता है और उन सभी को अपनी फ्लेम से एक झटके में जला देता है। वो मुड़कर उस लड़के से कहता है, सुनो, मैंने तुम्हें जो पोटली दी है उसके अंदर इन सभी पैम्पलेट के पैसे हैं। मतलब तुमने ये सभी पैम्पलेट मुझे बेच दिए हैं, इसलिए मैं इनका मालिक बन चुका था और मैंने इन्हें जला दिया क्योंकि मैं ये कर सकता था। लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। तुमने मुझे जो खबर दी है, जो न्यूज़ दी है, वो गलती से भी किसी और को मत देना, वरना। ये कहकर जियन उसे अपनी फ्लेम दिखाता है। पैम्पलेट बांट रहा लड़का भी एक डाउवेंग लेवल का वॉरियर था। फ्लेम देखकर वो तुरंत पहचान जाता है, ये हेवनली फ्लेम है। हेवनली फ्लेम को देखकर वो इतना तो समझ गया था, सामने वाला लड़का नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है। हाँ हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उस लड़के की हामी मिलते ही जियन पलटता है और उस स्टोन प्लेटफॉर्म के एंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो ल्यू क्विंग ने दिया मैप निकालता है और उस मैप को स्टडी करने लगता है। कुछ देर तक मैप को ध्यान से देखने के बाद जियन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुड़ता है। अभी वो जिस सिटी में था, ये सिटी उस सिटी से 2000 किलोमीटर दूर थी। और ये बात काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जियन अभी के लिए एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर था। अपनी इस पावर से वो अगले कुछ ही घंटों में 2000 किलोमीटर को पार कर ये सिटी में पहुंच सकता था। और अच्छी बात ये थी, फॉलन गॉड माउंटेन रेंज ये सिटी से ज़्यादा दूर नहीं थी। मतलब जियन जल्द से जल्द लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प के लिए पहुंच सकता था। जियन मन ही मन गुस्से में कहता है, आइस रिवर वैली, अगर तुम्हारी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को ज़रा भी नुकसान हुआ तो मैं इस नुकसान का बदला ज़रूर लूँगा। भले ही मैं आज इसका बदला नहीं ले पाऊँ, लेकिन फ्यूचर में लूँगा। और तब मैं तुम्हारी आइस रिवर वैली का नामो निशान इस डोईकुई कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। जियन की आंखों में गुस्सा भरा था। अपने इसी गुस्से के साथ जियन ये सिटी जाने लगता है। उसे पता था वो 3-4 घंटे में ये सिटी पहुंच जाएगा, लेकिन 3-4 घंटे के इस सफ़र को पूरा करने में उसे पूरा का पूरा एक दिन लग जाता है, क्योंकि रास्ते में वो रुका था कुछ सिटीज़ में 20 फ्लेम लेने के लिए। इस दौरान वो 5 सिटी में रुका था। पांचों की पांचों सिटी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जियन ये देखकर चौंक गया था कि इन 5 सिटी में उसे टोटल 12 बीस्ट फ्लेम मिल गई थी। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, सच में ये जगह फिल रीजन कहलाने के लायक है। यहाँ पर बीस्ट फ्लेम जैसी कीमती चीज भी इतने आसानी से मिल जाती है। उसे याद था उसे पर्पल फ्लेम हासिल करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, पर ये 12 बीस्ट फ्लेम हासिल करने के लिए उसे बस अपने कुछ ही घंटे लगाने पड़े और उन घंटों में उसने 12 बीस्ट फ्लेम जमा कर ली। जियन अपनी पूरी स्पीड के साथ ये सिटी की तरफ उड़ता जा रहा था। इस दौरान वो अपनी बॉडी के अंदर अपने बीस्ट फ्लेम को लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम के उस फ्लेम सीड से मर्ज भी कर रहा था। 12 की 12 बीस्ट फ्लेम खाने से उस सीड का साइज बढ़ गया था, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई थी। खास करके उसकी डेंसिटी बढ़ने से अब उसके अंदर बीस्ट फ्लेम की क्वांटिटी भी बढ़ गई थी, जिस कारण अब जियन एक से ज्यादा बार अपने ट्रम्प कार्ड एक्सपीरिमेंशन फायर लोटस का यूज कर सकता था। ऐसे ही 12वीं फ्लेम को मर्ज करते हुए जियन ये सिटी के सामने पहुंच जाता है। इधर 12वीं फ्लेम उसके सीड के साथ मर्ज हो जाती है, वहीं जियन के सामने ये सिटी आ जाती है। जियन आसमान में खड़ा ये सिटी की तरफ देख रहा था। जियन एक दहाड़ मारता है, ये सिटी, मैं आ गया हूँ। ये सिटी फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के बीचों बीच बसी हुई थी। जियन जानता था अब उसे कहाँ जाना है। वो मन ही मन बुदबुदाता है, ये सिटी का नाम ये क्लैन से पड़ा है। ये क्लैन भले ही अभी पहले जितना पावरफुल नहीं रहा हो, लेकिन ये सिटी में अभी भी ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई फैक्शन नहीं है जो एक क्लैन को टक्कर दे सके। इस वजह से उनका मेंशन जरूर ये सिटी के बीच में होगा। ये सोचकर जियन ए सिटी के बीच में जाने लगता है। कुछ ही मिनटों बाद उसके सामने एक बड़ा सा मेंशन था, जिसके चारों तरफ ये क्लैन के लोग पहरा दे रहे थे। जियन मेंशन के अंदर जाने ही वाला था, तभी एक आवाज आती है, तुम्हें काउ डैन से शादी करनी ही होगी।
इधर ये क्लैन में हमें एक मीटिंग रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी कई सारे लोग बैठे हुए थे। एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। तभी ग्रीन कपड़े पहने एक ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें काऊ डैन से शादी करनी ही होगी। ये सुनते ही उस लड़की का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में कहती है, मैं उस कमीने काऊ डैन से कभी भी शादी नहीं करूंगी। वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनकर वो ग्रीन कपड़े पहने ओल्ड मैन उसे समझाता है, तुम मेरी बात मानो और काउडेन से शादी कर लो। काउडेन एक टैलेंटेड एल्केमिस्ट है। उससे शादी कर कर ना ही सिर्फ तुम हमारे ये क्लैन को 5 ग्रेट क्लैन में से अलग होने से बचा सकोगे, साथ ही साथ तुम्हें एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा जो तुम्हारी एल्केमी स्किल बढ़ाने में भी मदद कर सकेगा। इसलिए मेरी बात मानो और काउडेन से शादी कर लो। वो ओल्ड मैन चाहता था ये लड़की काउडेन नाम के लड़के से शादी कर ले, जो काउ क्लैन का यंग मास्टर था। काउडेन एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होने के साथ साथ एक काफी टैलेंटेड एल्केमिस्ट था। काउ क्लैन पिल रीजन के 5 ग्रेट क्लैन में से एक था और उसकी कंडीशन अभी ये क्लैन से बहुत ही बेहतर थी। अगर ये लड़की काउडेन से शादी कर लेती तो सच में इससे ये क्लैन 5 ग्रेट क्लैन में से बाहर होने से बच जाता। और ये भी सच था कि काउडेन से शादी करने से इस लड़की को एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाता। लेकिन ये लड़की जानती थी वो काउडेन कितना कमीना है, इसलिए ये लड़की उस काउडेन से शादी नहीं करना चाहती थी। एल्डर की बात सुनकर लड़की गुस्से में कहती है, आप बकवास मत कीजिए। क्या आप नहीं जानते हैं काउ क्लैन बहुत पहले से ही हमारे ए क्लैन को नष्ट करना चाहता है, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आप काउडेन से मेरी शादी कराकर काउडेन को और काउ क्लैन को एक मौका दे रहे हैं हमारे ए क्लैन को खा जाने का। अगर मेरी उससे शादी हो गई तो वो हमारे ए क्लैन को, हमारे ए क्लैन का नामो निशान ये सिटी से मिटा देगा, इस दुनिया से मिटा देगा। क्या आप इतने बेवकूफ हैं जो आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही है? लड़की की बात सुन एल्डर अब शांत हो जाते हैं और थोड़ा सोचने के बाद कहते हैं, अगर ये प्लान काम नहीं करेगा तो क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है? देखो, अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हारा वो जियाना अकेडमी वाला एल्केमिस्ट आकर हमें बचाएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो बाकी क्लैन की पावर से डर गया है, या फिर सेंट्रल प्लान में खोने की वजह से वो अब तक मर चुका होगा, इसीलिए अभी तक वो हम तक नहीं पहुंच पाया है। देखो, जहां तक मुझे लगता है तुमने उस लड़के की पावर को ओवर एस्टिमेट कर दिया है, पर वो लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं होगा। और वैसे भी अभी हमारा ये क्लैन अभी जिस मुसीबत में है, उस मुसीबत को कोई 2 कौड़ी का कुत्ता आकर ठीक नहीं कर सकता है। ये सुनकर वो लेडी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी एल्डर कहता है, और अगर तुम्हें अपने उस टैलेंटेड जीनियस पर इतना ही भरोसा है तो बता वो अभी तक आया क्यों नहीं? और वो नीले कपड़े पहने लड़की कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि उसे जियन का अभी भी कोई अता पता नहीं था। वो लड़की शांति थी। तभी मेरे जैसे इंसान को, जिसे तुम एक कुत्ता कह रहे हो, उसे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। आवाज बहुत ही पावरफुल थी, इतनी पावरफुल कि कुछ लोगों की वो आवाज सुनकर रूह कांप उठी थी। लड़की उस आवाज को तुरंत पहचान जाती है और मुड़कर कमरे की एंट्रेंस की तरफ देखती है। कमरे के दरवाजे पर ही जियन खड़ा था। जियन को देखकर उस लड़की के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, जियन, तो तुम आ ही गए। जियन जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाता है और उस हॉल के अंदर घुस जाता है। जियन जल्दी से उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, जिनलिन, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और जब लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ये सब हो रहा था तब तुम कहाँ थी? जियन को इतने गुस्से में देख जिनलिन शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लेती है और कहती है, सॉरी जियन, मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की कोई हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन जियन, आइस रिवर वैली के सामने हमारा ये क्लैन कुछ भी नहीं है। आइस रिवर वैली बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमारा ये क्लैन चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकता था। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ये सब हो गया और हमारा ये क्लैन कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं हॉल में बैठे सभी लोग जियन को ही देख रहे थे। तभी एक ओल्ड मैन गुस्से में उठकर कहता है, लड़के, तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी ये क्लैन के अंदर घुसकर आने की
हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता है ये ए क्लैन है, ना कि कोई नॉर्मल फैक्शन? जियन उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है। वो ओल्ड मैन एक 1 स्टार डाउजोंग था। एक एक कर जियन हॉल में बैठे सभी एल्डर्स को देखने लगता है और कुछ ही देर में वो इतना समझ जाता है हॉल में बैठे सभी एल्डर्स या तो डाउहोंग लेवल के हैं या तो डाउजोंग लेवल के 1 स्टार या 2 स्टार लेवल पर हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है ग्रीन कपड़े पहने बैठा वो एल्डर, जो अभी के लिए एक 6 स्टार डाउजोंग है। ये देखकर जियन समझ जाता है सच में ये क्लैन तो अभी के लिए वाइन लाइटनिंग पेविलियन को भी टक्कर नहीं दे सकता है। तो ऐसे में आइस रिवर वैली के बारे में सोचना भी दूभर था। इसलिए वो जिनलिन से आगे कुछ ऐसा नहीं कहता है जिससे उसे और बुरा लगे। वो बस इतना कहता है, ठीक है जिनलिन, अब जो हो गया वो हो गया। अब बस तुम मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के पास लेकर चलो, आगे का सब मैं संभाल लूंगा। ये कहकर जियन जिनलिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कमरे के बाहर ले जाने लगता है। पर तभी एक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है, रुक जाओ लड़के, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हो। ये सुनकर जियन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या आप लोगों में सच में इतनी हिम्मत है जो आप लोग मुझे रोक सकें? जिसके बाद जियन उसे रोकने वाले की तरफ देखता है। जियन को किसी और ने नहीं, हरे कपड़े वाले एल्डर ने रोका था। जियन ध्यान से उस एल्डर को देखने लगता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।